दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध आदर्श उत्तर नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट ए लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। तो हमारा जो अकाउंट है उसका जो लेखा शास्त्र है नवबोध आदर्श उत्तर का है ना, तो उसके जितना भी नवबोध आदर्श उत्तर के अंतर्गत हमको 4 सेट दिया गया है इम्पोर्टेंट प्रश्न का। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला है हमको आदर्श उत्तर के द्वारा, उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा क्लास 4 है। ठीक है, जो मैंने इससे पहले 3 वीडियो और बना चुके हैं जिसमें सेट ए का जो प्रश्न क्रमांक 11 है वहाँ तक के पढ़ा लिया है। ठीक है, और आज हम लोग जो प्रश्न क्रमांक 11 है उसका जो अथवा क्वेश्चन है ना, प्रश्न क्रमांक 11 का ही उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्रमांक 11 क्या है, स्थायी व परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर लिखिए। ठीक है, स्थायी पूंजी होता है और जो परिवर्तनशील पूंजी होता है, तो दोनों के अंतर्गत जो अंतर है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्थायी व परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा नीचे में। फिर देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अंतर बनाना है, तो सबसे पहले हमको अंतर का आधार लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम कौन से आधार पर अंतर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा अंतर का आधार। फिर किसमें करना है, स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता, दोनों में अंतर करना है। तो दोनों टॉपिक का नाम लिखे। ठीक है, तो पहला क्या है, लेखा। ठीक है, क्या है जी, पहला अंतर क्या है, लेखा। तो देखो इस खाते में केवल पूंजी का ही लेखा किया जाता है। देखो स्थायी पूंजी खाता बनाओगे ना, तो जो पूंजी खाता है उसमें केवल ना हमारे पूंजी का ही लेखा किया जाता है, और जो अब छोटा छोटा जो कार्य करते हो व्यवसाय के अंतर्गत, उन सभी का एंट्री स्थायी पूंजी खाता के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है उसमें क्या क्या लिखा जाता है ना, तो इसमें पूंजी के अलावा ब्याज, आहरण व लाभ आदि भी लिखे जाते हैं। मतलब ना जो परिवर्तनशील पूंजी खाता बनता है उसमें पूंजी भी आता है, उसके साथ ही साथ जो पूंजी पर ब्याज होता है और आहरण व लाभ आदि होते हैं ना, इन सभी को भी पूंजी खाता के अंतर्गत ही लिखा जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, खाता है ना। तो खाता में क्या आता है, देखो स्थायी पूंजी खाता में पूंजी खाता व चालू खाता दोनों बनाए जाते हैं। देखो यदि आपको प्रश्न में क्या बोला जाए, स्थायी पूंजी खाता बनाया जाए बोले ना, तो आपको पूंजी खाता भी बनाना पड़ेगा और चालू खाता भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, पूंजी खाता में केवल पूंजी का गणना होता है, और चालू खाता में आपके व्यापार के अंतर्गत जितना भी छोटा छोटा कार्य किया जा रहता है, मतलब हुआ रहता है, उसका लेखा चालू खाता में किया जाता है। ठीक है, मतलब स्थायी पूंजी खाता के अंतर्गत 2 खाता बनाना पड़ता है, एक पूंजी खाता होता है स्थायी पूंजी खाता, और दूसरा क्या होता है, चालू खाता। ठीक है, और परिवर्तनशील पूंजी खाता के अंतर्गत केवल पूंजी खाता ही बनाया जाता है। मतलब ना यदि आप परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाते हो ना, तो आपको केवल एक ही खाता बनाना पड़ेगा पूंजी खाता का, और उसमें पूंजी का भी लेखा होगा, और आपने जितना भी अपने व्यवसाय में छोटा छोटा कार्य किए हो, जैसे आहरण पर ब्याज आदि को लिखा जाता है। मतलब आहरण, लाभ इत्यादि जितना भी होगा ना, सबको पूंजी खाता में आपको लिखना पड़ेगा। आपको डबल और पूंजी खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, शेष। तो देखो स्थायी पूंजी खाता का शेष हमेशा क्रेडिट ही होता है। अब देखो जो स्थायी पूंजी खाता बनता है ना, उसमें केवल क्या लिखाता है, पूंजी लिखाता है। पूंजी हमेशा कौन साइड लिखाता है जी, जो क्रेडिट पक्ष होता है उसमें लिखाता है ना, तो उसके बाद तो उसमें कुछ एंट्री नहीं करना होता है। तो इसलिए जो स्थायी पूंजी खाता का शेष होता है हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, और जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है, परिवर्तनशील पूंजी खाता में खाता का शेष डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। मतलब ना जब परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाते हो तो कभी आपका जो शेष होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, अब चौथा देखो, स्थिरता। स्थिरता क्या है, इस खाते में पूंजी सदैव स्थिर होता है। यदि आप स्थायी पूंजी खाता बनाते हो तो आपकी पूंजी जितना आपने स्टार्टिंग में लगाया था, प्रारंभ में लगाया था, तो जितना था ना शुरू में, उतना ही रहेगा हमेशा। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है उसमें जो पूंजी होता है वो क्या होता है जी, परिवर्तनशील होता है, वो अब क्या होते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, स्थिरता के अंतर्गत क्या लिखना है आपको, जो स्थायी पूंजी खाता है उसमें पूंजी स्थिर होती है, और जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है उसमें पूंजी परिवर्तनशील होती है। ठीक है, अब पांचवा क्या है, चालू खाता है ना।
तो देखो इससे चालू खाता बनाया जाता है, मतलब आपको जब स्थायी पूंजी खाता बनाने के लिए बोला जाए ना, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्थायी पूंजी खाता के साथ में चालू खाता भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाते हो ना, तो आपको चालू खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें चालू खाता नहीं बनाया जाता। आया समझ में? अब देखो प्रश्न क्रमांक 12, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 है, अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 5-3-2 के अनुपात में करते हैं, ठीक है। इनकी स्थायी पूंजी क्रमशः 30,000, 20,000 तथा 10,000 रुपए थी। वर्ष 2015 में पूंजी पर ब्याज 8% वार्षिक के स्थान पर 10% वार्षिक दर से क्रेडिट किया गया था। त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। अब देखो आराम से समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 5-3-2 के अनुपात में करते हैं, ठीक है। मतलब अ, ब, स तीनों एक साझेदार है एक फर्म में, और उनको जो भी ना लाभ हानि होता है उसको कौन सा अनुपात में बांटते हैं, 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। अब इनकी स्थायी पूंजी देखो, इनकी स्थायी पूंजी क्रमशः 30,000, 20,000 तथा 10,000 रुपए थी। क्रमशः मतलब पहला क्रम में कौन है, अ, तो अ का पूंजी कितना होगा, 30,000। दूसरा क्रम में कौन है, ब, तो ब का पूंजी कितना होगा, 20,000। और तीसरा क्रम में कौन है, स, तो स का पूंजी कितना होगा, 10,000 रुपये होगा, ठीक है। 10,000 रुपये थी। वर्ष 2015 में पूंजी पर ब्याज 8% वार्षिक के स्थान पर 10% वार्षिक दर से क्रेडिट किया गया था। मतलब देखो आपको ब्याज कितना देना था, 8% देना था इनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलती से क्या कर दिया गया है, 10% ब्याज दे दिया गया है पूंजी पर, प्लस वो भी क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है ब्याज 8% वार्षिक के स्थान पर 10% वार्षिक दर से क्रेडिट किया गया था। त्रुटि के सुधार के लिए, मतलब जो गलती हुआ है उसके लिए आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए, मतलब जो गलती हो उसके लिए जनरल प्रविष्टि कीजिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हल क्या है, साझेदार। सबसे पहले देखो साझेदार, साझेदार कौन कौन है, अ, ब, स। तो अ, ब, स आ गया। अब समायोजन में विकलन कितना किया गया है, 2%। देखो आपको प्रश्न में कितना परसेंट ब्याज देना था, आपको 8% देना था, ठीक है। पूंजी पर कितना परसेंट ब्याज देना था जी, 8%। लेकिन आपको 8% की जगह में यहाँ क्या दे दिया गया है, 10% दे दिया गया है। वो भी 10% दिया, उसको क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है, जो कि क्या हुआ है, गलती हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिट हुआ है मतलब वो गलती है, क्रेडिट, तो क्रेडिट को उल्टा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, समायोजन विकलन हो जाएगा, ठीक है। और देखो कितना परसेंट ज्यादा दे दिया है, 8% की जगह में 10% दे दिया, मतलब 2% ही तो ज्यादा दिया है ना। तो 2% ब्याज, ठीक है। 2% को हमको क्या करना है, विकलन करना है। तो जो 2% है उसको कहाँ से निकालेंगे, इनकी पूंजी क्या है, 30,000, 20,000 और 10,000 है ना। तो इनके जो पूंजी है ना उसी में क्या निकालना पड़ेगा, हमको 2% निकालना पड़ेगा। तो देखो आ का पूंजी कितना है, 30,000 है, ठीक है। आ का कितना है जी, 30,000 रुपये। और कितना परसेंट निकालना है हमको, 2%। तो 2 आ गया। अब 2/100% का क्या, 2% निकालना है तो 2 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य और 2 3 क्या हो जाएगा, 6। तो कितना आ जाएगा, आ का 600 रुपये ब्याज को समायोजित करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ब का पूंजी कितना था जी, 20,000 रुपये था। तो बी का भी निकालो, 20,000 का भी 2% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, 2/100। तो इसको भी सेम वैसे हल कर देते हैं। दोनों जीरो से क्या हुआ, ये दोनों जीरो कट गया, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य और 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना आ गया, 400 आ गया ब का, है ना। अब सा का कितना था जी, 10,000 रुपये पूंजी था, ठीक है। कितना था, 10,000 रुपये। तो 10,000 का भी क्या करो, 2% निकालो, 2/100। ये दोनों जीरो आपस में क्या हो गया, कट गया। 2 1 कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य। कितना आ गया इसका, 100 का 200 आ गया, ठीक है। अब इस जो भी आपकी अंतर की राशि है उसको क्या करो, मतलब जो भी आपका समायोजित ब्याज है उसको ऐड करो, ठीक है। तो देखो 6 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 2 कितना हो जाएगा, 1200। टोटल हमको कितना राशि का समायोजन करना है, 1200 का, ठीक है। तो ये 1200 आ गया। अब देखो
इनकी जो ये 1200 आया है ना, उसको कौन सा अनुपात में बांटना पड़ेगा हमको? जो ये वाला अनुपात दिया गया है ना 5:3:2, उसी अनुपात में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो 1200 में आ को कितना मिलेगा ये देखते हैं। तो 1200 और आ का अनुपात कितना दिया है? प्रश्न में हमको 5 दिया, तो 5 आ गया। और बा का कितना दिया है? आ का 5, ब का 3 और स का कितना है? 2। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। तो बट्टा कितना आ जाएगा यहाँ? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 आ गया। अब देखो ये 0 से ये वाला 0 क्या हो गया? कट गया। 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10 की 0 हासिल है 1। 5 एकम 5, 5 एक कितना हो गया? 6। तो इसका समाकलन के संयोजन क्या हो जाएगा? मतलब जो समाकलन में राशि जानी थी वो कितनी थी? 600। ठीक है, तो 600 आ गया। फिर आपको फिर 1200 को, फिर आपको जो 1200 है उसको कौन सा अनुपात में बांटना पड़ेगा? 3/10 में, है ना, क्योंकि ब का कितना है जी? 3/10 होगा, तो 10 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया कितना होता है? 36। तो 36 आ गया और 3 शून्य शून्य। तो ये ब का कितना समाकलन निकल जाएगा? समाकलन में कितना जाना था? ब का 360 जाना था, तो 360 आ गया। ठीक है, फिर वो वैसे ही सेम सा का भी बांटते हैं। ठीक है, तो ये 1200 टोटल जो आपका 2% ब्याज है उसके हिसाब से ये 1200 है ना। 1200 को 2/10 में बांट दो। तो ये 0 से ये 0 क्या हो गया? कट गया आपका। 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4 और 2 एक का 2, तो कितना आ गया? 240। तो स का समाकलन में कितना आ गया? 240 आ गया। ठीक है, अब इन सभी को भी आप जोड़ोगे ना तो कितना आएगा? 1200 ही आएगा। ठीक है, 600 है और ये कितना है? 360 और 240, इस तीनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1200 रुपये आ जाएगा इसका योग। ठीक है, अब देखो ना जो अंतर की राशि है उसका गणना कैसे किए है ना। तो देखो जी, जो अगर हम विकलन किए तब भी आपको कितना मिलना था? 600, और हम लोग गलती से उसको समाकलन कर दिए थे तब भी कितना मिला इसको जी? 100। तो इसमें तो कोई अंतर ही नहीं निकल रहा है, तो इसका अंतर में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो जब बा का विकलन किए तो बा का जब विकलन हुआ तो बा को मिलना कितना था? 400 मिलना था, लेकिन मिला कितना था जी? 360 मिलना था। ठीक है, तो इसको कम मिला था ना, तो इसको क्या मतलब 400 की जगह में केवल कितना मिला? 360। तो इसको क्या हो गया? कम मिला, मतलब हानि हुआ है ना। तो हानि हमेशा क्या होता है यार? विकलन होता है। ठीक है, इसको कम मिल रहा है इसलिए इसको हानि हो रहा है, इसलिए हानि क्या हो गया? विकलन। इसलिए इसके अंतर 400 में 360 को घटाओगे तो कितना आएगा? 40 रुपये। तो 40 रुपये का अंतर किस में आएगा? विकलन में आएगा। ठीक है, अब इसको देखो, जब हम 2% ब्याज को विकलित करते हैं ना, विकलन करते हैं, तो जो स है उसको कितना मिलना था जी? 200 रुपये मिलना था, लेकिन मिला कितना है? 240 रुपये मिला है। तो देखो कितना तो इसको भी इसको ज़्यादा मिल गया है ना। मिलना कितना था? 200, लेकिन मिला कितना है? 240। तो इसको लाभ हुआ है ना, तो लाभ होगा तो क्या होगा? समाकलन में जाएगा, है ना। तो इसका अब अंतर कितना है दोनों के में? 240 में 200 को घटा देना तो कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ पर कितना आ गया? 40। तो अंतर की राशि कितना निकल गया? दोनों में 40-40 आया, और एक को कम मिला है इसलिए विकलन मतलब घाटा हो गया, तो उसको विकलन हो गया, और एक को फायदा हुआ इसलिए वो क्या हो गया? समाकलन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा अंतर की राशि निकल गया। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे? जर्नल प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, अब इसका संयोजन प्रविष्टि देखो, है ना। तो प्रविष्टि का मतलब क्या होता है? जनरल प्रविष्टि, है ना। तो उसका प्रारूप क्या होता है? दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि, है ना। प्रविष्टि जब भी करने के लिए बोले तो यही तो प्रारूप बनता है, तो यही प्रारूप बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ जो अंतर की राशि निकला हुआ है ना, उसी से क्या करना है हमको? संयोजन प्रविष्टि करना है। तो देखो ब को क्या हो रहा है? हानि हो रहा है ना, मतलब 40 रुपये कम मिल रहा है, तो वो जब हानि होता है वो बंदा क्या होता है? हमेशा विकलन होता है। तो ब का चालू खाता क्या हो गया? विकलन हो गया। और स को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो जो लाभ होता है वो हमेशा क्या होता है? समाकलन होता है। तो स के चालू खाता से, और कितना कितना रुपए का इन लोग को अंतर मिला था जी? 40-40 रुपये। तो आ को 40 रुपये कम मिला था, इसलिए ब को 40 रुपये कम मिला था ना, तो ब का पूंजी खाता विकलन में कितना आ गया? 40 रुपये, और स को 40 रुपये अधिक मिला था ना, इसलिए स के चालू खाता क्या हो गया? समाकलन हो गया, और इसके में भी कितना आ गया? 40 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये
अब इसका नरेशन क्या होगा, पूंजी पर ब्याज का समायोजन किया गया, मतलब जो त्रुटि हुआ था उसको सुधारे तो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। तो उसी का नरेशन क्या लिखोगे आप, पूंजी पर ब्याज का समायोजन किया गया। ठीक है, आया समझ में। तो आज का हमारा जो क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।